नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय ऊष्मागतिकी को जारी रखेंगे और उसके भाग 7 को समझेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण विषय कार्नो इंजन के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कार्नो इंजन किसे कहते हैं। दोस्तों, दो तापों के मध्य कार्य करने वाला कोई उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन कार्नो इंजन कहलाता है। कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन होता है। वास्तव में यही एकमात्र ऐसा इंजन संभव है जो भिन्न तापों के दो ऊष्मा भंडारों के मध्य कार्य करता है। इस इंजन में दो समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं तथा दो रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। कार्नो इंजन वह इंजन है जिसकी अधिकतम दक्षता 100% हो सकती है। आइए दोस्तों, कार्नो इंजन के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन को समझते हैं। इसके पहले भाग में आधार चालक होता है तथा इसकी दीवारें कुचालक पदार्थ की बनी होती हैं, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं। इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस भरी होती है तथा एक पिस्टन लगा हुआ होता है जिसके घर्षण को शून्य माना जाता है। दोस्तों, कार्नो इंजन के दूसरा भाग यह है सोर्स यानी कि स्रोत। यह उच्च ताप उत्पन्न करने का साधन होता है जहां से जरूरत अनुसार कितनी भी ऊष्मा का भंडार उत्पन्न किया जा सकता है। अन्य भाग है सिंक। यह उच्च ताप को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसका ताप निम्न होता है तथा स्रोत का ताप उच्च होता है, अर्थात स्रोत में उत्पन्न ऊष्मा निम्न ताप यानी कि सिंक की तरफ गति करता है और यह उस ताप को ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, चित्र से समझें। स्रोत और सिंक के मध्य में एक कुचालक स्टैंड लगा रहता है जैसा चित्र में दिखाया गया है। आइए दोस्तों, कार्नो इंजन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट इंजन को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान उत्क्रमणीय इंजन की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि दक्षता बढ़ाने के लिए दहन कक्ष में उत्पन्न होने वाली ताप का मान बढ़ा देना चाहिए। दहन कक्ष में ताप का मान बढ़ाने से इंजन की दक्षता बढ़ जाती है। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान समान ताप पर हमेशा समान रहता है, चाहे ताप किसी भी ईंधन से प्राप्त किया जाए। अगर उत्पन्न ताप का मान समान है तो दक्षता का मान भी समान होगा। कार्नो इंजन का चक्र होते हैं। वैज्ञानिक लियोनार्ड कार्नोट ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की जिसमें उत्पन्न पूरी ऊष्मा का इस्तेमाल कार्य के रूप में रूपांतरित करने में किया जाए, अर्थात इस इंजन में किसी भी प्रकार की ऊष्मा या ऊष्मा का कोई नुकसान न हो। इसे कार्नो इंजन कहा गया है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी युक्ति की दक्षता 100% नहीं होती है, उसमें किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा का हानि अवश्य होती है। इसलिए ही कार्नो इंजन को एक कल्पना और आदर्श ऊष्मा इंजन कहा जाता है। लेकिन यह इंजन व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी इंजन की दक्षता का मान 100% नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम बाईं तरफ चित्र में देख रहे हैं कि उत्क्रमणीय इंजन के दो चरणों की पहचान होती है। ताप T1 पर समतापीय प्रक्रम जिसमें गर्म ऊष्मा भंडार से Q1 ऊष्मा अवशोषित होती है तथा ताप T2 पर दूसरा समतापीय प्रक्रम जिसमें ठंडे ऊष्मा भंडार को Q2 ऊष्मा मुक्त होता है। अब चक्र पूरा होने के लिए इस बात की जरूरी है कि हम निकाय को ताप T1 से T2 तक ले जाएं और फिर उसे ताप T2 से T1 पर वापस लें। आइए दोस्तों, कार्नो इंजन का चक्र को चित्र माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चक्र होता है चरण 1 से 2।
इसमें क्या होता है कि गैस का समतापी प्रसार, जिसमें गैस अवस्था P1 V1 T1 से P2 V2 T1 में पहुंच जाती है, यानी कि ताप T1 पर उष्माशय से अवशोषित ऊष्मा यानी कि Q1 का मान समीकरण μRT समाकलन V1 से V2 डेल्टा V बटे V में रखा जाता है। अब यह गैस द्वारा परिवेश पर संपादित किए गए कार्य यानी कि W 1 से 2 के बराबर होता है, जो कि समीकरण कुछ ऐसा है। W 1 से 2 बराबर हो जाएगा Q1 बराबर μR T1 ln V2 बटे V1। दोस्तों, दूसरा चक्र होता है चरण 2 से 3। इसमें क्या होता है कि P2 V2 T1 से P3 V3 T2 में अवस्था गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है। इस प्रसार में समीकरण होगा W 2 से 3 बराबर होगा पाई R ब्रैकेट में T1 माइनस T2 बटे ब्रैकेट में गामा माइनस 1। दोस्तों, तीसरा चक्र होता है चरण 3 से 4। इसमें गैस की अवस्था यानी कि P3 V3 T2 से P4 V4 T2 में समतापी संपीड़न होता है। इसमें ताप T2 पर गैस द्वारा उष्माशय को मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा समीकरण से प्राप्त होती है। यह परिवेश द्वारा गैस पर संपादित कार्य समीकरण W 3 से 4 बराबर होगा Q2 बराबर हो जाएगा μR T2 ln V3 बटे V4। और अंतिम चक्र होता है दोस्तों चरण 4 से 1। इसमें गैस की अवस्था P4 V4 T2 से P1 V1 T1 में रुद्धोष्म संपीड़न होता है। इस प्रक्रम में गैस पर किया गया कार्य कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा। W 4 से 1 बराबर होगा μR ब्रैकेट में T1 माइनस T2 बटे ब्रैकेट में गामा माइनस 1। दोस्तों, कार्नो इंजन की दक्षता कुछ इस समीकरण से दी जाएगी। ईटा बराबर W बटे Q1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस Q2 बटे Q1। दोस्तों, समीकरण को आगे हल करने पर हमें नया समीकरण मिलेगा 1 माइनस ब्रैकेट में T2 बटे T1 ln V3 बटे V4 बटे ln V2 बटे V1। अब दोस्तों, चूंकि चरण 2 से 3 एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, इसलिए समीकरण कुछ ऐसा होगा T1 V2 पावर गामा माइनस 1 बराबर हो जाएगा T2 V3 पावर गामा माइनस 1। इसे आगे हल करेंगे तो समीकरण कुछ ऐसा होगा V2 बटे V3 बराबर ब्रैकेट में T2 बटे T1 पावर 1 बटे गामा माइनस 1। अब दोस्तों, इसी प्रकार चूंकि चरण 4 से 1 भी एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, इसलिए समीकरण होगा T2 V4 पावर गामा माइनस 1 बराबर हो जाएगा T1 V1 पावर गामा माइनस 1। समीकरण को हल करने पर हमें मिलेगा नया समीकरण V1 बटे V4 बराबर ब्रैकेट में T2 बटे T1 पावर 1 बटे गामा माइनस 1। दोस्तों, पिछले दोनों समीकरण को हल करने पर हमें एक नया समीकरण मिलेगा V3 बटे V4 बराबर V2 बटे V1। अब इस समीकरण का पिछले समीकरण में उपयोग करने पर हमें कुछ नया समीकरण मिलेगा। हमें नया समीकरण मिलेगा यानी कि ईटा बराबर 1 माइनस T2 बटे T1। दोस्तों, यही कार्नो इंजन की दक्षता को बताता है। दोस्तों, कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन होता है और वास्तव में यही एकमात्र ऐसा इंजन संभव है जो भिन्न तापों के दो ऊष्मा भंडारों के मध्य कार्य करता है। यह उस प्रक्रम के समान होता है जिसमें T2 ताप पर ठंडे ऊष्मा भंडार से Q2 ऊष्मा ली जाती है और निकाय पर W कार्य किया जाता है तथा गर्म ऊष्मा भंडार को Q1 ऊष्मा स्थानांतरित कर दी जाती है। दोस्तों, कार्नो इंजन के बारे में महत्वपूर्ण प्रमेय यह कहते हैं कि दिए हुए गर्म तथा ठंडे ऊष्माशयों के क्रमशः
दो तापों T1 तथा T2 के बीच कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है तथा दूसरा, कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करती है। इस तरह से दोस्तों हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा। दोस्तों आज हम कार्नो इंजन के बारे में समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों चूंकि अध्याय ऊष्मागतिकी समाप्त हो चुका है तो हम अब अध्याय के प्रश्न अभ्यास को समझेंगे। आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए कक्षा 11 NCERT भौतिकी विज्ञान पुस्तक 2 से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।